नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एग्जामपुर के द्वारा जो वॉल्यूम 2 निकाला गया था उसका सेट नंबर 5 आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आपको अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें। इससे पहले इसके 4 सेट हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो उन सेटों को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेट नंबर 5, जिसके हिंदी और जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 75 प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है? तो कौन सी है? तो मिन्स्क ये बेलारूस की राजधानी, एक का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी? तो कब हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान हुई थी। दो का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बताओ कौन थे स्वराज पार्टी के संस्थापक? तो मोतीलाल नेहरू ये स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। तीन का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? तो ये किसकी शिक्षाओं का संकलन है ये आपको बताना है। तो विनय और सुत्त पिटक ये गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के संकलन है। चार का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो किसके द्वारा ये कमला लिखा गया था? तो जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला ये लिखा था बीडी सावरकर ने। पांच का बी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि निम्न में से इटली की मुद्रा क्या है? तो इटली की जो मुद्रा है वो है यूरो। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं विश्व जल दिवस ये आपको बताना है। तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आठवां प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो कब चुना गया था? 1938 में पहली बार सुभाष चंद्र बोस है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के जो लेखक है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नौ का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? क्या है? तो भारत की पहली इंजन रहित जो रेलगाड़ी उसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस है। 10 का बी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने गलत जोड़ी का चयन करें। रेलवे जोन और उनके मुख्यालय से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। 11 का राइट आंसर। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर नहीं है, इसलिए यही गलत हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स बताना है कि इसका मुख्यालय वो कहाँ पर है। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का कौन सा राज्य जूट का अग्रणी उत्पादक है? तो कौन सा जूट का अग्रणी उत्पादक है? 12 का आंसर आपको देना है। तो ये पश्चिम बंगाल। 12 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि पीली क्रांति इनमें से किसे संदर्भ करती है? तो बताओ पीली क्रांति किससे संदर्भ है? मतलब संदर्भित है। तो ये है तिलहन उत्पादन से। 13 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। 14 का बी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देना। 15वां प्रश्न है आपके सामने क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए बिलू लकड़ी का प्रयोग करती हैं। 15 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? बताओ लार में कौन सा एंजाइम है वो पाया जाता है? 16 का राइट आंसर। तो टाइलिन पाया जाता है। सी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो बताओ कौन सा है? मछलियों में जो उत्सर्जी पदार्थ है वो है अमोनिया। 17 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो बताओ कौन बनता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष? किसी भी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने किसी संगठन व्यक्ति या किसी अन्य माध्यम से कंप्यूटर दस्तावेज संपत्ति या किसी
सॉफ्टवेयर के स्रोत कोड की चोरी करने के लिए भारत में क्या दंड है? बताओ क्या दंड दिया गया? 19 का आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग देखते चलिएगा। तो इसकी कहेंगे 3 वर्ष की कैद और रुपए जुर्माना, और ये कितने रुपए हैं? तो 5 लाख का इसमें जुर्माना। डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 20वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इमेज पिनिंग वेबसाइट है? तो कौन सी है? तो ये पिंटरेस्ट, ये एक है इमेज पिनिंग वेबसाइट है। 17 20 का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलेगा 21वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से इंद्र युद्ध अभ्यास किस देशों के बीच आयोजित होता है या किन देशों के बीच आयोजित होता है? तो इंद्र युद्ध अभ्यास ये भारत और रूस के बीच में होता है। 21 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि ऊन योजना के अंतर्गत ऊन बैंक की स्थापना किस राज्य द्वारा की गई है? कौन से राज्य के द्वारा ऊन योजना की ऊन योजना के अंतर्गत ऊन बैंक की स्थापना? तो ये ऊन बैंक की स्थापना की गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा या उत्तराखंड राज्य के द्वारा। 22 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने उज्जैन में किस नदी पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? तो क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है कुंभ मेला। 23 का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में किस बड़े आतंकवादी घटना के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया था? तो ये हुआ था 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद एनआईए का गठन। 24 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में काम्पिल मेले का आयोजित किया जाता है? तो काम्पिल मेला लगता है फरुखाबाद में। 25 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने उत्तर प्रदेश में राज्य पुलिस किसके निर्देशन एवं अधीक्षण में कार्य करती है? तो ये करती है डीजीपी के में। 26 का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के एक हिस्से के रूप में डिजिटल दिशा कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ आशय पत्र या एसओआई हस्ताक्षर किए हैं? ये किसके साथ हुआ है? तो ये हुआ है एडोब के साथ। 27 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 28वां प्रश्न है आपके सामने कि 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो कौन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष? ये आपको बताना। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एन के सिंह है। सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो कौन सा था? तो ये था विनियम अधिनियम 1773। 29 का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। 30 का भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? बताओ अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू। ये अनु तो अनुच्छेद 21 का संबंध होता है, मैं गलत बोल गया था, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होना, ये बिल्कुल गलत है, जबकि ये होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। 31 का जो ए ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 32वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो कौन सा राज्य करता है? तो भूटान के साथ सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश करता है। 32 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक बताओ किसने लिखी है पंचतंत्र को? 33 का आंसर आपको बताना है। तो पंचतंत्र को लिखा है विष्णु शर्मा ने। 33 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? तो किसने किया था फतेहपुर सीकरी का? तो ये किया था अकबर ने। 34 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये कब कानून पारित हुआ था? 35 का आंसर तो ये हुआ था 1856 में। ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? तो बताओ किससे संबंध रखता है चौथा अध्याय? तो इसका जो संबंध है वो है संसद से। 36 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लाया गया था? किसके शासनकाल में आया था राष्ट्रीय आपातकाल? तो ये आया था इंदिरा गांधी के में। 37 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? तो ये कहाँ का लोकप्रिय है? 38 का आंसर आपको देना है। तो लोसुंग ये सिक्किम का है। बी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए 39 से लेकर के 42 तक गद्यांश है, तो गद्यांश को आप वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आप लोग इसके आंसर है मिला सकते हैं, क्योंकि गद्यांश का आप लोग एक बार पढ़ लिया समझ लीजिएगा आपके सारे के सारे आंसर निकल आते हैं। तो 39वां प्रश्न गद्यांश का कि उपयुक्त गद्यांश के उचित शीर्षक का चयन करें। तो आपने जब गद्यांश को पढ़ लिएगा तो उचित शीर्षक आपको पता चल चुका है। तो इसका उचित शीर्षक है व्यस्तता जरूरी है। 39 का बी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने, खाली दिमाग शैतान का घर, इस कहावत का अर्थ क्या होता है? 40 का आंसर आपको देना है। तो इस कहावत का अर्थ होता है खाली बैठे रहने से तरह तरह की खुरापात सूझती हैं। 40 का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने, लोग किस तरह के लोगों से दूर रहते हैं? तो ये किस तरह के लोगों से दूर रहते हैं? तो ये झगड़ालू व्यक्ति से दूर रहते हैं। 40 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने, गद्यांश के अनुसार व्यस्त व्यक्ति क्या कर सकता है? तो क्या कर सकता है? तो स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकता है, पढ़ाई पर मन लगा सकता है, चिंतन मगन कर सकता है। बताओ क्या कर सकता है? 42 का आंसर आपको देना। तो ये उपरोक्त सभी कर सकता है। व्यस्त व्यक्ति 42 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि झगड़ालू में प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय झगड़ालू में? तो झगड़ाऊ में आलू प्रत्यय। 43 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो कौन सी है समूहवाचक संज्ञा? 44वें प्रश्न का आपको आंसर देना है। तो सेना ये हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा। डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो मिश्र वाक्य में बदलना है, ये आपको बताना। 45 का राइट आंसर। तो उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ये इसका बन जाएगा आपका सरल से मिश्र वाक्य। 45 का ये ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा वर्ण अंतःस्थ नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आपको पता है कि यार अलावा ये अंतःस्थ व्यंजन है, जबकि हा हाल बिल्कुल नहीं है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का बी। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रत्येक बार का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो प्रत्येक बार का दूसरा और जो चौथा वर्ण होता है वो महाप्राण व्यंजन कहलाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छा का जो क्रम है वो आता है हिंदी शब्दकोश के अनुसार का के बाद। 48 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? 49 का आंसर आपको देना है। तो जो वह ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, 49 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है आपके सामने, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो कौन सा प्रकार है वाच्य का? तो ये वाच्य का क्रम वाच्य। 48 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 51वां प्रश्न है आपके सामने कि बालक का बहुवचन होगा, तो बताओ क्या हो जाएगा बालक का बहुवचन? तो ये बालक का बहुवचन होता है बालकों, बाल के नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। 51 का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 52वां प्रश्न है आपके सामने, गहने अलमारी में है, अलमारी में पद में कारक है, तो कौन सा कारक है अलमारी में? तो अलमारी में जो कारक है वो है अधिकरण कारक है। 52 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 53वां प्रश्न है आपके सामने, बाघ के रेखांक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस एक मुखर वक्ता थे, बताओ इसका क्या हो जाएगा? वक्ता का आपको विलोम शब्द बताना है। वक्ता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो वक्ता का विलोम शब्द होता है मूक। 53 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 54वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द मोती के पर्याय हैं? बताओ मोती के पर्यायवाची कौन से हैं? 54 का आंसर आपको देना है। तो गौहर, मुक्ता और सुक्ता ये बिल्कुल हो जाएंगे मोती के पर्यायवाची। 54 का डी ऑप्शन वो इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा 55वां प्रश्न है आपके सामने कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? बताओ क्या होता है? तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है क्रोध। ये ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 56वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करें, निमित्त और नमित। इसका क्या हो जाएगा? 56 का आंसर आपको देना है। तो निमित्त का अर्थ होता है हेतु, जबकि नामित का अर्थ होता है झुका हुआ। यानी 56 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 27वां प्रश्न आपके सामने कि धार्मिक में प्रत्यय है, तो बताओ कौन सा प्रत्यय लगा है धार्मिक में? तो धार्मिक में लगा एक प्रत्यय। 57 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 58वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस में नहीं हुआ है? तो नीरव में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। 58 का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा।
59वां प्रश्न है आपके सामने कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं सहायक क्रिया। 59 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 60वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है हिम तरंगिणी को, और ये रचना माखनलाल चतुर्वेदी की, आपको सबको पता है। 70 का ए ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61वां प्रश्न है आपके सामने कि रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था? किसका किया था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो प्रकाशन या संपादन किया था वो किया था आपका समन्वय का। 61 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 62वां प्रश्न है आपके सामने केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? तो कौन सा है? तो केशव दास ने जो लिखा है वो लिखा है विज्ञान गीता। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63वां प्रश्न है आपके सामने कि बात बोलेगी की रचनाकार कौन है? तो कौन है? तो बात बोलेगी इसके जो रचनाकार है वो है शमशेर बहादुर सिंह। 63 का ए ऑप्शन देने वाले सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। 64वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कल का अनेकार्थी शब्द का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो दुर्भिक्ष नहीं है कल के अनेकार्थी शब्द का उदाहरण। 64 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो बताओ कौन सा है? 65 का आंसर आपको बताना है। तो पौत्र ये तद्भव है। 65 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66वां प्रश्न है आपके सामने कि एक करेला तो दूजा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है? तो बताओ इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? एक करेला तो दूसरा नीम चढ़ा, एक बुराई पर दूसरी बुराई, यानी 66 का जितने भी लोग डी ऑप्शन दे रहे हैं उन सबका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67वां प्रश्न है आपके सामने कि तथ्यों का सही संधि विच्छेद है? तो कौन सा है? तो तथ्यों का जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है तथा प्लस एव। 64 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा पुल्लिंग है? 68 का आंसर आपको देना है। तो छवि यह एक पुल्लिंग शब्द है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का। लेकिन अब मैं आपको चाहता हूँ 68 में छवि तो एक स्त्रीलिंग है, लेकिन जबकि विवाह ही पुल्लिंग है। क्या विवाह पुल्लिंग है? 69 में आपके सामने इनमें से कौन अंग का पर्याय नहीं है? तो अंग का पर्यायवाची इनमें से गोद नहीं है। डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 में आप लोग सही कर लीजिएगा, दो गलती से बोल गया। 70वां प्रश्न आपके सामने इनमें से आवर्तीवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका जो है वो है चौगुना। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71वां प्रश्न आपके सामने कि देख लो साकेत नगरी, यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है, कौन सा अलंकार है? तो बताओ इनमें से कौन सा अलंकार? 71 का आंसर आपको देना। तो यहाँ पर अलंकार है वो है अतिशयोक्ति अलंकार। 71 का बी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72वां प्रश्न आपके सामने कि निम्न वाक्यों में से शुद्ध अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो इनमें से चारों में से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप इन्हें परेशान ना करें, ये बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है। 72 का सी ऑप्शन है देने वाले सभी। माफी चाहता हूँ, 72 का सी नहीं होगा, 72 का होगा आपका ए, क्योंकि अशुद्ध पूछा गया है तो बिल्कुल शुद्ध। आप इन्हें परेशान ना करें, तो शुद्ध लिखा है। मैंने बहुत परिश्रम करके धन कमाया, बिल्कुल अशुद्ध वाक्य हो जाएगा 72 का ए ऑप्शन। चलिएगा 73वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो बताओ किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो उज्ज्वल, ये जो बी ऑप्शन है ये वाली वर्तनी शुद्ध है। 74वां प्रश्न है आपके सामने स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? तो बताओ कौन सा उपयुक्त शब्द है? 74 का आंसर आपको देना है। तो ये है संक्रमक। 74 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75वां प्रश्न है आपके सामने कि जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है वहां वहां किस प्रकार का अलंकार होता है? 75 का आंसर आपको बताना है। तो वहां पर जो अलंकार होता है वो आपका अलंकार कौन सा होता है? तो वो अलंकार होता है बहुब्री अलंकार। 75 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों मित्रों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ पाए और वो भी अपनी तैयारी को चेक कर पाए तैयारी कैसे चल रही है। तो मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।